पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 1 मार्क सॉल्यूशन। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। दो वी आर अटेम्प्टिंग ऑन 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये अप्रोच है कि हम थ्योरी भी इससे कवर करेंगे। गेटिंग पॉइंट? तो ये केवल इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली फॉर 1 मार्क्स. It may appear that it is only 1 marks question, but through this 1 mark question, we will just try to attempt other questions also. Is it okay, dear? Okay? ये तो ठीक है ना कि 1 मार्क्स क्वेश्चन के साथ साथ हम और थोड़ा सा हम दूसरे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका एक वीडियो क्लिप्स देखेंगे कि उनका 1 मार्क के अप्रोच पर उन्होंने कैसे किया है। हमारे पास जैम बोर्ड है, जैम बोर्ड से जहां जरूरत होगी वहां पर हम डायग्राम बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो मालूम है आपको कि किन्सियन थ्योरी एक सबसे अधिक मार्क्स को लेकर आने वाली है। सबसे अधिक मार्क्स किन्सियन थ्योरी से ही आएगा, ये तो कंफर्म है ना सबको? बोलो भाई। हेलो, रिस्पॉन्ड बेटा कि सबको तो ये तो कंफर्म है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन इसी से आएंगे ज्यादातर। 1 मार्क क्वेश्चन ही मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमने आंसर भी लिख दिया है। अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आंसर आपके सामने है। लेकिन ये आंसर कैसे हुआ है ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, ठीक है? चलो, अभी हमने गलती लगता है स्लाइड बनाते समय कर दी है। पहली बात तो आपके सामने जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व विद द 45 डिग्री लाइन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहली बात, इक्विलिब्रियम लेवल से मतलब क्या है? ठीक है, एनीबॉडी कैन से मी इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या है? बहुत छोटा क्लास है बेटा, इंटरेक्ट करोगे तभी आएगा मजा, वरना हम मजा नहीं आ पाएगा इसमें। ओके, तो आप ये बताइए कि इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं? कोई बच्चा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपका चैट बॉक्स जो कि स्क्रीन शेयर किए हुए ना, चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं और मोबाइल में चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसलिए आप आंसर AD is equal to AS. ओके, तो AD इज इक्वल टू AS, जहां एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा, एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो इनकम का डिटर्मिनेशन उसी पॉइंट पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट डिमांड है क्या? ठीक है, अब ये बताना है आपको कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड बताइए, कोई मुझे बताइए। बिल्कुल आप तो कोई बेटा इसमें बिल्कुल आपको इंटरेक्ट करना है। एग्रीगेट डिमांड क्या है? क्योंकि हम जानते हैं इस लेसन में एडी और एएस अप्रोच की बात होती है, एग्रीगेट डिमांड की बात होती है, एग्रीगेट सप्लाई की बात होती है ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात होती है, सारे अप्रोच की बात होती है। तो जब हमारा एडी हम लोगों ने यूज किया, एडी इज इक्वल टू एस, मतलब हमारे बच्चे जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड नाम की कोई चिड़िया है इस लेसन में। तो हम बच्चों से जानना चाहेंगे एग्रीगेट डिमांड है क्या? एग्रीगेट डिमांड से आप क्या समझते हैं? दिस इज क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड से आप क्या समझते हैं? एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए ना बेटा, बोलिए। हेलो सर, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एडी इज इक्वल टू, अगर एडी को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई। थोड़ा सा और एलिब्रेट करो बेटा, अगर आपको करना हो कि थोड़ा सा और एलिब्रेट कीजिए। कोई बच्चा करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें कोई सेम की बात नहीं है, किसको नहीं आता है तभी कोई बात नहीं, तो मैं तो बोलूंगा ही लास्ट में कि व्हाट डज एग्रीगेट डिमांड रेफर्स। अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आए, डैश रेफर्स टू और एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डैश, तो आपका क्या आंसर को फिलअप करोगे? फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी आ जाएगा ये, और वैसे आंसर लिखने के लिए सब्जेक्टिव में भी आएगा ये। पहले तो ये देख लो कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व विद द 45 डिग्री लाइन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन हम उससे जुड़े हुए बहुत सारे, मैंने कहा कि आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्क क्वेश्चन, बट सर्टेनली वी आर गोइंग टू एलोबरेट द होल लेसन वी आर गोइंग टू कवर। हमारे पास टाइम भरपूर है, बोलिए। चलिए आप बेटा इंटरेक्ट करो बेटा, अब समय बिल्कुल नहीं है, अब ये डांटने उठने वाला समय नहीं है, तो जस्ट आप लोग इंटरेक्ट करो। नहीं आ रहा है तभी तो बोर्ड एग्जाम में तो सबको एक्सपोज होना ही होना है, तो इसलिए बेटर है कि इंटरेक्ट करें, ताकि अगर हम मुझे अलग अलग से भी कुछ और क्लास लेना पड़े कुछ बच्चों के लिए, इसमें कोई सेम वाली बात नहीं है। अभी भी गलत होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर के पास जाओगे, अपनी बीमारी नहीं डॉक्टर को समझाओगे, बताओगे, तो कुछ नहीं कर सकता ना बेटा। इसलिए अब आपको तो स्ट्रेटजी आपको ही बदलने की जरूरत है, वरना समय निकल जाएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो बताइए कि एग्रीगेट डिमांड को आपको डिफाइन करना हो 1 मार्क क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे? कोई बच्चा बोलोगे तो दूसरे को फायदा होगा बेटा, और गलत होगा तो कोई बात नहीं। बोलिए। सब लोग साइलेंट हैं क्या? जिसको क्या माना जाए? आशुतोष, इसको क्या माना जाए? दीक्षा, बोलो भाई। Sir, total value of all final goods and services. ठीक है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये क्या है? इसके अलावा और कुछ बताओगे? इसमें कुछ ऐड ऑन हो सकता है? डिमांडेड इन अ ईयर, इकोनॉमी में जो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डिमांड की जाती है इकोनॉमी में, उसको हम एग्रीगेट डिमांड करते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ इसमें और कुछ कहा सकता है। ये क्या ये भी इंप्लाई करता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, असर्शन और रीजनिंग भी पूछा जा सकता है। हाँ, एक स्टेटमेंट दे देगा कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, है ना? ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, किसी रूप में भी आ सकता है। तो जो इनकम जो डिमांड की गई, तो क्या इसको ऐसे भी कहा सकता है कि इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर रेडी टू स्पेंड, ये कहा जा सकता है क्या? Yes, sir. ये क्यों कहा जाएगा? देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपने पढ़ा ना कि एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा ना? और तीनों तरीके से जब आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हो बेटा, तो बराबर होता है। बोलो, इकोनॉमी में उतनी ही चीजें प्रोड्यूस होगी जितना लोग खर्च करने के काबिल है या खर्च करना चाहते हैं। मतलब तीनों ही इक्वलिटी होती है ना, चाहे प्रोडक्ट मेथड से आपने निकाला, चाहे इनकम मेथड से निकाला, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड निकाला ना, तीनों में इक्वलिटी थी कि नहीं थी? बताओ, बोलिए, बोलो भाई। हेलो बच्चे, बोलते रहो बेटा, साथ साथ बोलते रहो। हाँ, तो ये हमारा जो गुड्स और सर्विसेज जो डिमांड की जाती है वो टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगी, और इसीलिए तो आप कहते हो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, जिसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं ऑन फाइनल गुड्स। गेट इट पॉइंट? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपने कहा स्टार्टिंग में कहा कि इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन इकोनॉमी इन अ ईयर, एट द सेम टाइम इट आल्सो इंडिकेट द कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा इकोनॉमी में। अब एक्सपेंडिचर जब बोलते हैं तो एडी इज इक्वल टू क्या, हमारे पास बहुत सारे निकल के आते हैं, कंपोनेंट निकल के आते हैं। कौन कौन सेक्टर
डिमांड करता है या कौन कौन सेक्टर एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है। तो कौन कौन से कंपोनेंट इसके हो जाते हैं बताओ भाई, कंपोनेंट बता दो यहां से, बोलिए कौन कौन से कंपोनेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जैसे अभी किसी ने बताया कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, बताया ना, तो वही तो कंपोनेंट है। वो आपने टू सेक्टर मॉडल में पूछा, अब मैं केवल एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट पूछ रहा हूँ, तो कौन कौन से कंपोनेंट है बताइए। चैट बॉक्स में मत लिखो बेटा, क्योंकि मैं चैट बॉक्स इट इज नॉट विजिबल फॉर मी, सॉरी। बोलिए बोलिए अरुण बिस्ट, बोले बेटा। टाइम बिल्कुल नहीं। आयुष नेगी, आयुष, वंदना कुमारी, देवयानी, देवयानी बोलो बेटा, ऋषि, साहिल, जितना ही बोलोगे उतना ही अच्छा रहेगा बेटा। सर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कौन बोल रहा है, एक्सपेंडिचर। कौन बोल रहा, सर कौन बोल रहा है बेटा, सुप्रिया 12th डी। यस सर। अच्छा बोलो बेटा। सर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसको डिमांड कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कह लो, एक्सपेंडिचर कर लो, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इसका टोटल क्या बन जाता है, 4 सेक्टर मॉडल है ना। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, रिमाइंड। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड के ये क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एट अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। अब इसको देखो, यहां से एक ये ट्रू तो है ही है, अब यहाँ एक वर्ड यूज किया डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड, मतलब जो हम डिजायर करते हैं इकोनॉमी में, जो डिजायर की जाती है, अगर वो डिजायर्ड जो है, डिजायर्ड एग्रीगेट सप्लाई, जो एग्रीगेट सप्लाई जो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो 45 डिग्री लाइन से गुजरता है ना बेटा। तो ये 45 डिग्री लाइन से क्यों गुजरता है, बोलिए। ये 45 डिग्री लाइन ही हमने क्यों लिया, बोलो बेटा। ये 45 डिग्री लाइन व्हाट इट सिग्निफाइज, व्हाट इट सिग्निफाइज। 45 डिग्री लाइन ये बताता है, दिस लाइन इज इंडिकेट्स द इक्वलिटी बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हाई स्कूल में, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर 1 के अलावा किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो ये जो है एक ऐसा वैल्यू है 1, जो किसी भी कोई भी वैल्यू आएगा उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। तो ये दोनों की इक्वलिटी को शो करता है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो एडी और एएस के बीच में जो चेंजेस आएंगे, जैसे एडी में एमपीसी की वैल्यू अलग है, एमपीएस की वैल्यू अलग है, तो एएस की अगर वैल्यू मान लो थोड़ा सा भी एएस टिल्ट होता, 45 डिग्री के अलावा कोई और वैल्यू होता, तो उसके हर डिग्री पर अलग अलग वैल्यूज रिफ्लेक्ट होते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि एडी और एएस के बीच की इक्वलिटी को ये शो करता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच की इक्वलिटी को ये शो करता है, इसलिए हम 45 डिग्री का एंगल लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, 45 डिग्री ही एंगल होगा। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है एएस की डिग्री क्या होगी, तो 45 डिग्री का ही ये वैल्यू एंगल होगा, और कोई दूसरा एंगल नहीं हो सकता है। ये छोटा सा क्वेश्चन वहां से निकल के आ रहा था, तो मैंने सोचा शेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम एडी इक्वल टू एस अप्रोच। हाँ, ये कैसे है, मुझे कोई समझाओ। ये आंसर तो आपके सामने दिया हुआ है, साइन बताएंगे बेटा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, वो एडी और एएस अप्रोच से डिराइव किया हुआ है, कैसे, बस मुझे समझा दो, बता दो मुझे कैसे ऐसा होता है।
बोलिए। शाहीन नहीं आता है तभी कोई बात नहीं बेटा, बस बोलते जाओ कि आपको आता है नहीं आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए कि किस बच्चे को आता है किस बच्चे को नहीं आता है। बोलिए। श्रद्धा आप बोलना चाहेंगे बेटा कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज राइट फ्रॉम एडीएएस अप्रोच, हाउ कैन यू शो इट? क्या इसे आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं? आपके आंसर में तो लिखा हुआ है ट्रू, तो ये तो मान के चलो कि ट्रू तो है, एक आंसर तो आपको मिल ही रहा है अभी, रेडीमेड आपका आंसर तो एक मालूम हो गया आपको कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज राइट फ्रॉम, अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया और दिमाग में ऐसे पढ़ते रहो तो ये तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन ये कैसे होता है अगर वो जानोगे तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज राइट फ्रॉम एडीएस अप्रोच। सुनीता बेटा, विवेक सिंह, सोनू, श्रद्धा, शोभित सिंह, अपने टैलेंट को प्रेजेंट कीजिए भाई। तभी मजा आएगा क्लास में, जितना आप लोग आगे बढ़ोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जितना आपको रिस्पॉन्स आएगा। कैसे दिखाओगे? स्नेहा गुरंग बेटा, स्नेहा बोलो बेटा। स्नेहा, स्नेहा। सर वो क्लास में नहीं है, उसने लीव कर दिया। अच्छा, उसने क्लास में नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक। शोभित, शोभित सिंह, अब समय बहुत कम बेटा है, पिन पॉइंटेड होके हम लोग आंसर दें, हम आपको पिन कर रहे हैं और आप आंसर दें। थोड़ा सा इससे पता चलता रहेगा ना बेटा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई बच्चा आंसर दो। इशिका बेटा, इशिका 12th डी, इशिका राणा। चलो मैं मान चलता हूँ कि किसी को ये आंसर नहीं आता है या आता है चैट बॉक्स में लिख रहे होगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है चैट बॉक्स का सिस्टम। चलो ठीक है, तो मैं ये बताऊं कि एडी का जो कंपोनेंट है क्या है। हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं कि इसने तो 4 सेक्टर मॉडल दिया था और उसके बाद हम पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 2 सेक्टर मॉडल को फॉलो करते हैं। तो 2 सेक्टर मॉडल के अनुसार कंपोनेंट ऑफ एडी क्या है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, लेकिन हम 2 सेक्टर मॉडल में इसको लिखते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और एएस में क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई में जो है हमारा एएस इज इक्वल टू, एएस की वैल्यू क्या होती है? एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब ये इनकम को रिप्रेजेंट करता है। और तो सी प्लस आई लेफ्ट एक साइड हो गया और सी प्लस एस एक साइड हो गया, तो दोनों सी हट जाते हैं तो एस और आई बचता है। तो एस और आई अप्रोच यहां से निकल के आता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट, मतलब सेविंग जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के साइड में है और इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड के साइड में है। तो सी कैंसिल हो जाता है तो एस इक्वल टू आई अप्रोच आता है। तो यहीं से एस आई इन्वेस्टमेंट अप्रोच निकल कर आता है। और जो रिजल्ट एडी और एएस अप्रोच से आएगा वही अप्रोच, वही रिजल्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी आएगा। लेकिन इस बीच हमको एक मौका मिल गया कि एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कुछ सोचा जाए। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है भाई? कुछ कोई मुझे बताइए, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? शोभित कहना चाहेंगे आप? शोभित नहीं आता है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप प्रयास करोगे ना बेटा। अभी की जो गलती है, और आप लोग संकोच करते हो कि क्लास में मैं आंसर दूंगा तो बाकी बच्चे, अगर गलत हो गया तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, तो ये सब नहीं, सॉरी, अच्छे काम के लिए हमको संकोच नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई मुझे कुछ बताइए। सुप्रिया बोल बेटा, सुप्रिया। टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अरुण बोल रहा है, वेरी गुड अरुण, बहुत सुंदर, आपके मुख से आपने ओपन किया अपने आप को, बहुत अच्छी बात है। क्या फिर से बता, रिपीट कर दो बेटा।
The total flow of goods and service in an economy. अच्छा, टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और कुछ मुझे बताएगा, कुछ और मुझे इनरिच करो, और कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहो, कुछ बोलना चाहो। Consumption plus saving. ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या रेफर करता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन अ ईयर, मतलब कितनी गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में है एक साल में, वो इसको बताता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये प्लान्ड होता है, प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो प्लान हमने किया, प्लान कौन करता है? प्लान जो प्लान प्रोड्यूसर करता है। तो प्रोड्यूसर ने कितना मैन्युफैक्चर, कितना प्रोडक्शन करने का प्लान किया हुआ है इकोनॉमी में एक साल के अंतर्गत, ये उसका रिकॉर्ड बताता है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या रेफर करता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये जो है प्लान्ड है, प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट है इकोनॉमी। और एग्रीगेट डिमांड क्या था? ये डिजायर्ड था। ठीक है, लोग क्या उम्मीद करते हैं और लोग क्या डिमांड करते हैं, लोग क्या एक्सपेंडिचर करते हैं इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं वो क्या उम्मीद करते हैं खर्च करने का, और जो डिमांड करते हैं वही खर्च भी होगा। लेकिन यहाँ क्या है? ये सप्लाई साइड है, और ये प्रोड्यूसर से कितना प्रोडक्शन करेगा, उसका आउटपुट क्या होगा, ये उसके बारे में, मतलब ये उसका प्लानिंग है। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई था। अभी एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आपने देखा, AS इक्वल टू C प्लस S हो गया, और AD इक्वल टू C प्लस I हो गया। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देख लिया, लेकिन हम तीसरे क्वेश्चन पर मल्टीप्लायर अचानक आ गया है। लेकिन मल्टीप्लायर के आने से पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि ये हमारा तो प्रीवियस स्लाइड कैसे जाएंगे हम? ऐसे चलेगा। इससे पहले स्लाइड में कुछ जैम बोर्ड पे दिखाना चाहता था, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? इसको एंड करूंगा जैम बोर्ड पर। अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये शायद जैम बोर्ड यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमारे इस कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शायद हम लगता है मुझे कि इसकी चर्चा करना जरूरी है ना। किन्सियन थ्योरी में देखो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण। सी है, ये आई है, और ये डेल्टा सी है। देखो ये सब चित्र बना के रख लो। डेल्टा सी, डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा वाई, ठीक है। इन्हीं शब्दों के आसपास कुछ चलता रहेगा। ये कुछ अब शब्द भी आ गए, जैसे एमपीसी, मैंने एक शब्द लिख दिया। अभी देखो यही सब शब्द को जानना जरूरी है, एमपीसी। इसी तरह सी को हटा के अगर कर दें तो एमपीएस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा गेम हो रहा है, इसको हम ले लेते हैं ना, कीपैड का यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, आसान। तो एमपीएस हो गया हमारा। फिर इसी तरह एपीएस, छोटे में अल्फाबेट्स में बड़ा होना चाहिए ना। एपीएस हो गया, इस तरह एपीसी हो गया। ठीक है, इस तरह अभी आपने देखा मल्टीप्लायर हो गया। तो इस तरह से और भी कुछ वर्ड हैं, जैसे कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक वर्ड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमस ये आ गया क्या? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, गलत होगा स्पेलिंग तो देखना, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अब इसमें इतना मैं चेक नहीं करूंगा, समझ रहे हो, हम फास्ट लिखता हूँ तो कोई मिस्टेक होगा तो जस्ट ओवरकम दिस, क्या होना चाहिए समझ लेना, क्योंकि बार बार वो पीछे। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये कुछ वर्ड्स हैं। और मुझे जो याद आ रहा है, और क्या वर्ड है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब चलो कुछ हम याद आएगा तो वैसे मैं और आगे बढ़ूंगा, फिलहाल तो इतना ही रखने दो। ठीक है, अब हम आते हैं, हम कुछ वर्ड्स को ले लेते हैं बेटा। सी अगर पूछा जाए, साइन ध्यान देना बेटा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। किन्स की थ्योरी में कहा जाता है कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा रोल है। किन्स की थ्योरी में
कंजम्पशन देखो यहाँ ध्यान दिया जाए तो देखो यहाँ पर ये कंजम्पशन देखो ना सी, फिर मल्टीप्लायर में भी इसका फॉर्मूला देखोगे तो सी आएगा, एमपीसी देखो यहाँ भी है सी, ठीक है, यहाँ भी देखो सी आ रहा है, तो कई जगह सी आएगा क्योंकि ये सी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये घूमती है थ्योरी। तो सी या सी का कंपोनेंट कह लो, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सी क्या, कंजम्पशन, एक एम्पिरिकल थ्योरी मतलब कह लिया जाए उसको, एक उन्होंने एक एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने बताया सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। किसका फंक्शन है? सी वाई का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ऐसे सोच लो कि जब वाई फंक्शन करेगा तो सी फंक्शन में आएगा, ऐसे सोचो, सिंपल सा मैं बोल रहा हूं। सी कब फंक्शन करेगा, कब काम करना शुरू करेगा? जब वाई हो, मतलब वाई में अगर चेंज आएगा तो सी में भी चेंज आएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा मैंने बताने का प्रयास किया। तो सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो भाई, बोलते Yes. रहो बेटा। हाँ, तो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। लेकिन अब ये उन्होंने एक किन्स ने एक अध्ययन किया, उस अध्ययन में उन्होंने क्या पाया कि जो C है ना, C इज इक्वल टू, इसका इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि इसको उन्होंने एक बताया C बार बना दिया या C0 कुछ बुक किताबों में लिखा हो, प्लस एक BY, इन्होंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक उन्होंने फॉर्मूला दिया। अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो c है, ये मैथ्स के बच्चे बड़े आसानी समझते हैं, ये क्या, इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ठीक है। ऐसे कुछ लाइन आती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो c क्या होता है ना, वो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c मैथ्स के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, तो ये c ये होता है इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पर किस पॉइंट पर वो कट करता है, तो ये इंटरसेप्ट रहता है। तो ये हमारा यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेते हैं सी बार। ये याद कर लो, ये बार बार प्रैक्टिस करो तो याद हो भी जाएगा, लेकिन समय बहुत निकलता जा रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उन्होंने अभी स्ट्रेट लाइन ही इसलिए लिया कि इसमें स्ट्रेट लाइन पर मेजर करना आसान होता है। अब अगर मान लो ऐसे लाइन हो तो हर पॉइंट पर स्लोप बदल जाएगा। तो कंसिडरेशन फॉर इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हम जब ये दिखाते हैं ये वाला यस और इसकी इक्वलिटी को, तो ये डिफाइन करना इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन यहाँ भी लेते हैं, और ये तो स्ट्रेट लाइन होता ही इक्वलिटी जिसको शो करता है इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में। फिलहाल हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको अभी फिलहाल हम ड्रॉ वो रब कर देते हैं, जिस टाइम गोइंग टू रब इट, ठीक है। हमारा केवल कॉन्सेप्ट अभी हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस इक्वेशन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा C इक्वल टू सी बार प्लस पी वाई, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और कंजम्पशन का मतलब क्या है कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इंटरसेप्ट, जिसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इट इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑल्सो। इसको हम नाम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको नोट कर लेना, भूल जाओगे, हाँ ये तो याद होना चाहिए, तो इतनी बार पढ़ा है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन ये क्या है, दिस कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस जब कहते हैं तो मतलब क्या है कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, ऑटोनोमस है मतलब इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, ठीक है। दूसरे कोई कारण जो है, हमारा डिसीजन इंडिपेंडेंट डिसीजन कहते हैं ना अपने पर्सनल लाइफ में कि इट इज माय इंडिपेंडेंट डिसीजन, मेरा अपना डिसीजन है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स डिसीजंस। तो दैट वे वी हैव टू टेक इट, ओके। तो हमारा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हुआ। ये ऑटोनोमस जो कंजम्पशन है, मतलब देखो यहाँ पर ये कोई इनकम नहीं है, कोई किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, सो क्या कहते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ ऑटोनोमस ये कंजम्पशन। मतलब इकोनॉमी में इनकम का लेवल कुछ भी हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनकम, मिनिमम लेवल कंजम्पशन रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमी की इनकम कुछ भी हो, इट इज इनकम रिस्पेक्टिव कंजम्पशन, ठीक है। लेकिन दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है कि बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब इनकम में चेंज होने पर उसका कितना भाग कंजम्पशन पर खर्च होता है, जिसको डिनोट करते हैं किससे,
डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई से। देखो अब ये डेल्टा सी यहाँ आ गया, डेल्टा सी और डेल्टा वाई। अब इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा? एमपीसी का। ठीक है, हेलो बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुप्रिया, Yes, sir. आ रहा है. समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. साहिन बेटा, साहिन, साहिन, साहिल, Yes, साहिन sir. बोलो। हाँ बोल बेटा, बोलो, अब समय नहीं है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे बेटा? बोल दो बेटा। साहिल, समझ में आ रहा है बेटा? साहिल, रिया, शोभित, श्रद्धा, जो स्क्रीन तो मुझे दिखाई दे Yes, रहे हैं sir. लेकिन आप, चलो ठीक है। Yes, sir. तो ये हमने बी जो है हमारा क्या है? ये बी हमारा एमपीसी है। क्या है? एमपीसी। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जिसको न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो आपको यूज में आएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। इवन आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आप जो पढ़ते हो ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट में भी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। और न्यूमेरिकल्स तो जो आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, आते ही आते हैं। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एमपीसी। ठीक है, तो इनकम का वह चेंज जो कंजम्पशन में चेंज आता है, इन दोनों के रेशियो को यहां बताता है। ये अब देखोगे आगे कि 1 से ये मान लो 0.5 हुआ, ठीक है, 0.75, ठीक है, ये एक मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तब क्यों कि नहीं जा सकता है? सिंपल बात कि ये डेल्टा, ये इनकम में चेंज होने से ही ये कंजम्पशन में चेंज होता है ना, और उसी का रेशियो दिखाता है ये। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इनकम में 5 रुपया चेंज हो और 25 रुपया कंजम्पशन हो? नहीं हो सकता ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जितना आपका इनकम चेंज होगा उसी में से थोड़ा कम। मान लिया आपकी इनकम 10 रुपया और बढ़ जाए, पहले आप 100 रुपया अर्न करते थे और 110 रुपया अर्न करते, तो आपका कंजम्पशन पहले 100 रुपया पूरा का पूरा होता था, अब 110 रुपया होता, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप 108 रुपया खर्च करें, 106 रुपया खर्च करें। क्योंकि जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हम उसका पूरा हिस्सा खर्च नहीं करते। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा हम नहीं बचा ले आते हैं। तो वही हमारा हो जाता है, वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे उसको हम। अगर चेंज के टर्म्स में देखें तो उसको एमपीसी बोलेंगे। तो फिलहाल अभी हम उस पर आएंगे बाद में। फिलहाल हम ये समझे कि बी क्या है, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में जो स्मॉल अमाउंट चेंज होता है, तो जो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच जो रेशियो होता है, दैट रेशियो is known as MPC. That ratio is known as MPC. मेरे पॉइंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरे पॉइंट, तो ये हमारा एमपीसी का ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ, तो ये हमारा इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया ना बाय एंड लार्ज। C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। इसमें C बार क्या है? दिस इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इनकम देखो, हम यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनकम यहां पर क्या है? इस पॉइंट पर 0 है, लेकिन इनकम 0 है तब भी क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है। और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मतलब इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोनोमस, इसको कोई मतलब नहीं है इनकम से, तो दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। एमपीसी, अगर उस मान लो ये इनकम 0 है, मान लो यहाँ पर हम इसको एक अलग जैम बॉक्स में दिखाते हैं और यहाँ पर हम इसके लिखते हैं क्योंकि ये सही है। C इज इक्वल टू, साफ साफ रहेगा C। अब उसके ऊपर हम बार लिख नहीं पाते हैं तो हम छोटा सा 0 लिख देते हैं। और ये 0 को देखो, हम इसको अगर हम करें तो कितना टाइम लग जाएगा। इसको हमको कैसे करना पड़ेगा, छोटा करना है तो देखो ये टाइम लग जाएगा। फिलहाल हम तो इंसर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं मतलब टेक्निकल वो हो जाता है। इसको हम C0 कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, CO मत समझना है इसको प्लीज, इसको CO मत समझना, ये C0 है। या तो इसको C बार कह दो, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं C बार, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाएगा C बार,
तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये प्लस बी वाई, स्मॉल बी और ये कैपिटल वाई, तो ये हमारा सी इक्वल टू सी जीरो कह लो या सी बार कह लो प्लस बी वाई, मतलब ये ऑटोनोमस वेयर सी बार, मैं बार ही लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये मतलब ये कर नहीं पा रहा हूं मैं, है ना। सी बार इज ऑटो कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया ये। तो फिर दूसरा हम लेते हैं, तो हमने लिखा सी, जब सी बार इसका ऑटोनोमस कंजम्पशन हुआ और बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम यहाँ लिखते हैं क्या, अगर मान लो ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो ऊपर दिया हुआ है उसको जरा ध्यान से अगर हम देखें, अगर हम उस इक्वेशन में सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, अब इसमें मान लो सपोज लेट स्मॉल बी इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 ले लो, सॉरी लेट y इज इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 कर दो, जो कि यहां पर है, देखो मैं इसके पहले मैं आपको चैट बॉक्स में दिखाता हूं, ये यहां पर इस पॉइंट पर ये 0 ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट पर कलर चेंज करता हूं मैं, इस पॉइंट पर मैं कर रहा हूं, दिस पॉइंट, ये हमारा ये जो पॉइंट है जहां पर x और y एक्सिस मिलते हैं, दैट इज 0 पॉइंट ओरिजिन, तो यहाँ पर 0 है, तो इस पॉइंट पर अगर हम 0 देकर लिख कर देखते हैं क्या होता है। देखो अब हमने यहाँ लिखा y इक्वल टू 0, जब y हम 0 लिखते हैं तो क्या होता है, हम c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, अगर यहाँ पर y 0 हो जाए, अगर इस पॉइंट पर हम y को 0 कर देते हैं, या वहां y 0 हो जाता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी c इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू 0, तो अब ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया, तो सी बार, तो कंजम्पशन जो होगा वो ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर हो गया। ये तो खत्म हो गया ना कहानी, ये पूरी कहानी खत्म हो गई, तो हमारा ये आ गया C इज इक्वल टू सी बार, ठीक है, कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। हेलो चिल्ड्रेन, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। हाँ, तो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, ये लंबा थोड़ा सा होना है, ये हमने देखा कि ये हमारा, इस कॉन्सेप्ट को हम तो समझ गए, ये हमारा क्या है और कैसे आता है 0 लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर 0 लेवल पर है तो यहाँ पर मिनिमम हो गया ये सी बार, ठीक है। और जैसे जैसे बी की वैल्यू, जैसे जैसे हमारा इनकम का लेवल, मान लो यहाँ इनकम है, यहाँ इनकम का दूसरा लेवल है, यहाँ पर मान लो 50 है, यहाँ 100 हो जाए, यहाँ पर 100 हो जाए, बड़ा कष्ट है, ये लगता है प्राइमरी सेक्शन में हम आ गए हैं। हाँ 150 है, ये मैं क्लास 1 का बच्चा हो गया हूँ, 150 है, यहाँ है 200 है, ठीक है। तो अब इनकम बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर, तो कंजम्पशन भी देखो इधर यहाँ बढ़ रहा है, पहले इतना ही था, अब इतना ज्यादा हो गया, देखो इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ भी बढ़ गया, ठीक है, तो फिर पहले इतना था, अब यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो इतना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम, तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाएगा, हमारा कंजम्पशन, देखो कंजम्पशन का कर्व इधर हमने लिया हुआ, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। हाँ चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंजम्पशन।
अब हम देखो यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट आपको लोग बहुत सारा हम देना चाहते थे, लेकिन देखो इतना सारा छोटा छोटा पॉइंट है। ये हमारा इनकम का लाइन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कोई बताता है। ये क्या बताता है बेटा? प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्लांट किया हुआ है, किसने? प्रोड्यूसर्स ने प्लांट किया हुआ है कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन करेंगे, और ये हमारा सी। अब देखो जहां पर सी और ये मिलते हैं वहां का नेचर देखो, ये इनकम की लाइन है, ये इनकम की लाइन है, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इनकम की लाइन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की लाइन है, इकोनॉमी में की प्रोडक्शन कैपेसिटी की लाइन है, और इधर क्या है? कंजम्पशन है। तो इस पॉइंट पर जो इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर है, C इज इक्वल टू Y है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? इस लाइन को, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा गया। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि जो अभी ट्रेंड चला आ रहा था, जैसे कंजम्पशन है, कंजम्पशन ज्यादा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद कंजम्पशन के पैटर्न में चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है? वो इनकम से कम हो जाता है। इनकम की जो लाइन है ना, वो इनकम से कम हो जाता है। तो दिस इज अ चेंज इन पैटर्न। तो ब्रेक इवन, जो इवेनिटी थी, जो एक इक्वलिटी चली आ रही थी, ये ज्यादा था, लेकिन वो उसमें चेंज आ गया, वो उसमें ब्रेक हो गया, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। और इधर से पहले देखो आप, कंजम्पशन ज्यादा है, और ये जो जहां यही हमारा एपीसी जो है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये इसका फॉर्मूला क्या बनता है? एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, और एपीसी का वैल्यू क्या होता है? कंजम्पशन बाय इनकम, कंजम्पशन बाय इनकम। एपीसी बोल रहा हूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल रहा हूं, एमपीसी नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टेलिंग एमपीसी। सो एवरेज, तो ये सी बाई वाई। अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो क्या होगा? सी की वैल्यू वाई की वैल्यू बराबर है, तो हम सी की जगह अगर हम वाई लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? एपीसी, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, और y की जगह हमने c लिख दिया, क्योंकि c और y दोनों बराबर है। उस पॉइंट पर देख लो, इस पॉइंट पर दोनों बराबर है ना, तो हम c की जगह y लिख दें या y की जगह c लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं इस पॉइंट पर। केवल इससे पहले नहीं, इससे पहले तो c बराबर ज्यादा है, और इसके बाद y ज्यादा है, c कम है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट पर जहां c इक्वल टू y है, ठीक है, c इक्वल टू y है, तो वो क्या होगा? c बाई y की जगह हम लिख देते हैं c बाई c, और c की जगह हमने c की जगह, अरे y की जगह हमने c लिख दिया। ये देखो थोड़ा सा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 1, तो ये हमारा 1। देखो एपीसी की वैल्यू 1 कहां होगी? जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब ये देखो क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि यहां पर एपीसी की वैल्यू क्या होगी? ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एपीसी की वैल्यू क्या होगी? तो ये 1 के बराबर होगी, ठीक है। और एपीसी 1 ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा? एपीसी कम होगा, ज्यादा होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखो वाई ज्यादा हो जाएगा ना, सी कम हो जाएगा। मान लो कि सी की आपने वैल्यू यहाँ पर 5 माना, और यहाँ पर ये सी का है, तो यहाँ वाई क्या होगा? 5, यहाँ 7 हो गया, ये कितना अच्छा हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। तो क्या होगा? एपीसी की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड क्या होगा? एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा, और लेफ्ट साइड एपीसी की वैल्यू क्या है? 1 से कम। तो आई होप दिस पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज क्लियर नाउ। बोलो भाई। मनी? Yes, sir. Yes, sir. साहिल, शोभित सिंह, श्रद्धा? Yes, sir. वेरी गुड शोभित। Yes, sir. सोनू बेटा? Yes, सोनू sir. का पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत बढ़िया है। चलो, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा? हमने कुछ बातों की चर्चा की, जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट तक की बात की।
अब थोड़ा सा हम बेसिक डायग्राम लेते हैं और वहां से हम और आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने इक्विलिब्रियम की बात की ना, और हमने ये बोल दिया है, डिसाइड कर दिया कि हमने इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां एडी एएस के बराबर होगा। ये तो हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है। लेकिन जब ये एडी है ना, एडी का कंपोनेंट हमने बताया अभी क्या होगा। एडी का कंपोनेंट क्या है हमारा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारा एडी का कंपोनेंट है। और वही हमारा छोटा होकर क्या हो जाता है, एक और लिख लो, एक छोटा होकर क्या आता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये 2 सेक्टर मॉडल का कंपोनेंट रहता है। और हमारा एएस क्या होता है, इसके लिए भी लिख लो, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो ये हमारा एएस का कंपोनेंट है। ठीक है, अब हमने एडी लिया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो हमने सी देख लिया। ठीक है बेटा, हमने सी देख लिया ना, बोलो भाई। यस वी सर। हैव सीन सी, ये हमने सी देख लिया ना। क्या देखा, देख लो, यही वाला देखा सी, ये इधर वाला देखा। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई, इसको और इधर कर लो, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये सी देख चुके हैं हम। अब हम हाँ, सी इज इक्वल टू, अब हम ए पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम किस पर चर्चा करेंगे, ए के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, बोलो। अब हम आई, सॉरी ए बोल दिया ना, आई बोलना था ना बेटा। तो आई के ऊपर, आई मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है दिस इज अ आई, और आई का मतलब होता है इंडिया नहीं रे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के 2 प्रकार, मतलब 2 बेटे है ना। इन्वेस्टमेंट के 2 बेटे कौन कौन है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन है 2 बेटे। पहला बेटा क्या है, पहला बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा बेटा क्या है, पहला बेटा ऑटोनोमस ड्यूज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हाँ, वेरी गुड, किसने बताया। और दूसरा बेटा है हमारा, ये इसको मैंने इक्वल कर दिया ना, दूसरा बेटा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे बच्चे भी होता है ना, एक होता है ऑटोनोमस आंसर देने वाला बच्चा, एक होता है कि बेटा कर दे, तेरा भविष्य है, तू अच्छा बच्चा है ना। तो ये 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है ऑटोनोमस बच्चा, ऑटोनोमस आंसर जिसके हाथ से निकल के आता है वो हमारा ऑटोनोमस हो गया बच्चा। और दूसरा इंड्यूस बच्चा कौन सा है, जिसको बार बार बोलना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है, उसके अंदर के हनुमान जी को जगाना पड़ता है, उसको रियलाइज कराना पड़ता है, चलिए तू तो बिल्कुल हनुमान जी की तरह है, तेरे अंदर बहुत शक्ति है। तो वो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो किन्स कहते हैं कि जो ऑटोनोमस है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग जैसे है ना, हाँ, जो बच्चा खुद ही पढ़ रहा है, हाँ, ऑटोनोमस को याद रखने के लिख दो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, अरे लिख नहीं रहा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं, जो बच्चा अपने से पढ़े। पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना, खेल में भी सब जगह होगा, हर क्षेत्र में होगा। ऑटोनोमस में पुराना लिखा है इन्वेस्ट MENT। जो बच्चा अपने से पढ़े वो क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये देखो याद रखने के लिए बोल रहा हूँ,
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जो बच्चा अपने से पढ़े। और फिर आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये फिर दूसरा क्या आता है, अब इसको याद रखने के लिए बस बोल रहा हूँ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो बच्चा अपने से पढ़े, ठीक है, इसको किसी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जिसको बार बार बोलना पड़े, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं, मैं बार बोल रहा हूं। एक बच्चा क्या है, जो अपने आप काम करता है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया वो। और एक बच्चा है इंड्यूस्ड, जिसको बार बार बोलना पड़ता है। अब हमारा इकोनॉमिक्स में है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको किसी प्रेरणा, बाई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। एक जो होता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, इसको हम डायग्राम बताते हैं। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक और डायग्राम बनाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम बढ़ने के साथ प्रॉफिट मिलेगा तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि जनरली किसके द्वारा किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पीवीटी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है, पीवीटी के द्वारा, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट इंड्यूस्ड, इट इज नॉट इंड्यूस्ड, इट इज ऑटोनोमस। मतलब ये हर लेवल पर, इनकम के हर लेवल पर देखो बराबर ही है, ठीक है। ये इनकम रिस्पेक्टिव नहीं होता है, इसमें इनकम के चेंज, देखो यहाँ पर इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसमें मोटिवेशन मिल रहा है ना, ये कोई इसमें मोटिवेशन नहीं है, ये ऑटोनोमस है। और इसको कौन करेगा, हम बिना प्रॉफिट के कहीं कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं हो और गवर्नमेंट सबकी भलाई के लिए सोचे, काम करे। आर्गेटिव भाई बोलो भाई, एक एक स्टेप चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन अगर समझ में आ रहा तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। कहीं कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा ना बेटा? कैसा कुछ हो कि आपको लग रहा हो कि कुछ ही है मिसिंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? बोलो आशु बेटा, क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है। तो और कोई क्लास है क्या आप लोगों की? 12th वाले बच्चे तुम्हारा ठीक है, हाँ बोलिए। और कोई क्लास है आप लोगों की? 12th डी के बच्चों की संख्या कम हो गई है, 12th ई के भी बच्चे कम ही ज्वाइन किए हैं, और हमारे 12th एफ के श्रद्धा, शाहीन ने भी छोड़ दिया कि छूट गया? शाहीन, स्थिति खराब है भाई, बहुत खराब है। चलिए, तो हम अभी, आप लोग कितना टाइम दे सकते बताओ, कितना देर और ले लें? बोल दो सर आप। हमारी कोई क्लास नहीं है। श्रद्धा की नहीं है? अच्छा, तब भी तो बेटा शाहीन तो तुम्हारी फ्रेंड चली गई छोड़ के। बेटा वो क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो इकोनॉमिक्स बच्चे ले लेते हैं, लेकिन अब चलो ठीक है, इस पॉइंट को मैं करता हूँ, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि चलो जिसको रुकना होगा रुक लेगा, देख लेगा। चलो, तो ये ऑटोनोमस है बेटा, इसमें इनकम, तो इनकम का लेवल कुछ भी हो, इसमें कोई चेंज नहीं, ये फिक्स्ड है। ये तो ये जो होता है ना, ये कौन करती है, ये जी करता है, मतलब क्या, गवर्नमेंट। ये हमारा जी है, इसको फिर से अच्छा सा जी में आता है, ये गवर्नमेंट करती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट से मोटिव होकर काम नहीं करती है।
जबकि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, वो प्रॉफिट से मोटिव होकर काम करता है, प्रॉफिट से इसका ओरिएंटेशन होता है। सो ये इन्वेस्टमेंट और ये इंड्यूसमेंट, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने जो लिखा था यहां पर, ये सी बार लिखा था ना, ये सी बार और प्लस ये आई, हम आई को आई बार कर देते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए आसान है आई बार, और ये सी इज इक्वल टू सी बार, ठीक है। सी तो सी बार इसमें था, अब इसको हम यहाँ सी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्यों करते हैं, सी हटा दिया मैंने इसलिए कि एग्रीगेट ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया, एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि ऑटोनोमस नेचर है उसका, ये हो गया। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस कंजम्पशन दोनों को मिला के ये क्या हुआ, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हो गए, एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हो गए, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हो गए, कौन कौन हुआ, एक सी बार हुआ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और इसको ए लिख देता ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर दोनों मिला के क्या होगा, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो ये यहां भी एक मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है, यहां पर ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन यहां मिलकर आता है, ठीक है। अब हम आते हैं, इस पर भी आते हैं, आपके तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, जनरली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में वैल्यू होती है। ये सही है कि गलत है, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स का है। जनरली वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन, जनरली द वैल्यू ऑफ 3, देखो ये फॉल्स लिखा हुआ। अब लेकिन ये जानना जरूरी है ना कि ये फॉल्स है तो कैसे, है ना। ये हमारा आ गया मीट, हाँ, अरे हमारा जैम बॉक्स आ गया, हाँ। तो देखो बेटा, मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होने के बाद इनकम में कितना परिवर्तन हुआ, उन दोनों का रेशियो मल्टीप्लायर होता है। तो कितना परिवर्तन होगा इनकम में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग के टाइम्स चेंज, ये के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, के टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट का के टाइम होगा जो कि इनकम होगा, इनकम में चेंज होगा, ठीक है, के टाइम, ठीक है। तो डेल्टा वाई इजकल टू के इंटू डेल्टा आई, ठीक है, के इंटू डेल्टा आई, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा वाई इजकल टू के इंटू डेल्टा आई, ठीक है। तो के टाइम्स डेल्टा आई के, ये हमारा ये दो के है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड इट हैज अ ग्रेट रोल इन किन्सियन थ्योरी। किन्स की थ्योरी में मल्टीप्लायर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अभी हमने दिखाया यहाँ पर, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमने दिखाया, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। किन्स कहते हैं कि जब वेयर देयर इज अ, किन्स की जो समस्या क्या थी कि इकोनॉमी में एक अनसोल्ड स्टॉक था, मतलब हमारे पास ये जो सप्लाई की कैपेसिटी थी ना, ये कैपेसिटी तो थी लेकिन डिमांड ही नहीं था। तो किन्स की थ्योरी जो है ना, डिमांड को फोकस करती है, इसलिए देखो किन्स ने इसको स्टैटिक ऐसे मान लिया, स्टैटिक मान लिया है 1, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ अनसोल्ड स्टॉक की समस्या थी ना। यार क्या प्रॉब्लम क्या था कि अमेरिकन इकोनॉमी was facing problem of
अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की समस्या से वो ग्रसित थी। ठीक है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या हुआ, इसको भी जरा लिख लो। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या हुआ? अनसोल्ड स्टॉक indicates excess of production but there is no demand। तभी तो है, अरे लिखा ही नहीं कुछ भी तो। सर शायद टाइप नहीं हुआ है। हाँ हाँ बेटा, पूरा बोल दिया। अनसोल्ड, नीचे लिखता हूँ, देखता हूँ स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक indicates that there is excess of production but lack of demand। एग्री और डिसएग्री बोलो भाई, इससे आप एग्री हैं कि डिसएग्री हैं? बोल दो भाई, एग्री नाराजगी सर। मत दिखाओ यार। ठीक है, जब हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है, मान लो आपने दुकान खोली और दुकान में आपका स्टॉक बच जाता है। देखते ना, आप कहते हैं ना दुकान में जाओ तो आजकल दिवाली के समय में, ईद के समय में, ईस्टर के समय में क्या करते हैं? क्लियरेंस सेल, क्लियरेंस सेल, क्लियरेंस सेल, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। ये सब चलता है कि नहीं चलता है? वो सब क्या होता है? एक तो अगर नया माल है तो चीजों की दाम बढ़ा के बेचते हैं, वो तो अलग बात कहानी। लेकिन क्लियरेंस सेल होता है, एक लिखा, कई कई जगह दुकानों में लिखा होता है क्लियरेंस सेल, मतलब अपना स्टॉक को क्लियर करते हैं। मतलब उन्होंने 100, क्या हुआ, उन्होंने 100 मान लो कि कमोडिटी उनके पास थी, परचेज किया था बेचने के लिए, मान लो ट्रेडर है तो 100 अगर 100 उनके स्टॉक में था, स्टॉक में था, हिंदी में लिख रहा हूं, और 50 बिका, हाँ तो हाँ बिका, देन लिखता हूं कंफर्म, देन 50 जो बच गया ना, 50 है ना, ये क्या कहलाएगा? अनसोल्ड स्टॉक। आपको समझाने के लिए बस इतना लिख रहा हूं, अनसोल्ड स्टॉक से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 100 स्टॉक में था आपका, जिसको आपने बेचने के लिए खरीदा था, तो स्टॉक में था, और 50 बिका, देन 50 इज अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अब ये अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा? तो अगली बार जब हम प्रोडक्शन करेगा, जब कोई प्रोड्यूसर, तो ध्यान रखेगा ना कि हम 50 कम करें। जैसे इसको हम समझाने के लिए मैं आपको क्या एग्जांपल दिया था, देखो आपको मैंने जो एग्जांपल दिया था, घर का एग्जांपल दिया था ना। मदर ने 8 रोटी ब्रेकफास्ट में बनाई। ठीक है, और मनी ने 4 खाई। ठीक है, 4 खाई, देन 4 जो 4 रिमेनिंग 4 रिमेनिंग रोटी will be called as uneaten stock। uneaten, क्योंकि खा रहे हो इसलिए अनसोल्ड नहीं लिख रहा हूं, uneaten stock। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। ये इसको मैं 9 कर देता हूं, क्योंकि दोनों 4 रोटी खाई तो जो 5 बच गई, है ना, ताकि अंतर समझ में आए। ठीक है, समझ में आई बात? लो, ये मैं आपको अनसोल्ड स्टॉक समझा दी, समझ में आ रही बात? विवेक सिंह, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? सुप्रिया बेटा, आप लोग बड़े पेशेंस वाले हो, आपके क्लास के सारे दोस्त जा रहे हैं और आप लोग बचे हुए यहाँ पर, तो बड़े गौरव की बात है। आपको तो साधुवाद मिलना ही चाहिए अबाउट दिस कॉल इन्फॉर्मेशन। चलो बोलो बेटा, समझ में आ रही बात?
Yes, sir. हाँ, सोनू भी है, हाँ, पॉलिटिकली वेरी अवेयर, Yes, sir. शोभित सिंह, हाँ, रिया पाठक, मेरी बात Yes, समझ में sir. आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो हमने ये समझाने का प्रयास किया कि मदर ने 9 रोटी बनाई, तो ये आपको अनसॉल्ड स्टॉक समझ में आया। तो अगली बार जब मदर जो है ना लंच में जब रोटी बनाएंगी, यहां लिखता हूं, स्टॉक हो गया ये, तो फुल स्टॉप दिया, हाँ, जब इवनिंग में करता हूं, इवनिंग में मदर मदर रोटी बनाएंगी तो 5 रोटी घटाकर बनाएंगी। करेक्ट ना? गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? सही है। बोलो भाई, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना फिर तो जो मदर क्या है, प्रोड्यूसर के रोल में है। मदर क्या है? प्रोड्यूसर के रोल में है। तो जो प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करेगा, किन्सियन थ्योरी को समझना है तो घर में काम रहो। तो मदर जो है क्या, शाम में, सुबह ज्यादा रोटी बनी, कम लोग खाए, तो शाम में जो रोटी बनाएंगे तो उस रोटी को स्टॉक में रखते हुए, हाँ, ये रोटी की संख्या कम करेंगी ताकि फिर सवेरे बचे नहीं रोटी। यही होगा ना घर का मैनेजमेंट। तो घर में जो प्रोडक्शन रोटी की हो रही है, तो वहां भी अनसोल्ड स्टॉक, सोल्ड मत करो, अनइटन स्टॉक कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। आर यू गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, कॉन्सेप्ट तो वही बेटा। तो हम एक जो एग्रीगेट सप्लाई जो इंडिकेट करता है क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी में समस्या इस बात की नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की समस्या नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी तो स्टैटिक रूप में अपना है, वो है इकोनॉमी में ऑलरेडी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी एग्जिस्ट। समस्या क्या हो रही थी कि अनसॉल्ड स्टॉक जहां है, मतलब उसके डिमांड की समस्या, कि माल बिक नहीं रहा है, तो डिमांड की समस्या है बेसिकली। तो किन्स की थ्योरी क्या करती है, डिमांड को ही फोकस करती है, और वो हमेशा कहते हैं कि इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। थोड़ा सा इफेक्टिव डिमांड को हम लिख लें। इफेक्टिव डिमांड किसको कहते हैं? किन्स हमेशा क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड को अगर हम लिखें तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that people actually, ध्यान देना, actually buy, इसको अंडरलाइन कर लेना, buy in the economy economy, ठीक है। ये एक्चुअली, अब ये एक्चुअली जो वर्ड है ना, इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है। कहां गया एक्चुअली? ठीक है, अब ये एक्चुअली कैसे पता चलेगा? अभी एक्चुअली जो है, अगर हम अगले उसमें देखेंगे तो हम बताएंगे, अभी तो बड़ा धीरे धीरे हम चल रहे हैं। ये एक्चुअली वहां होगा जहां ये एक्चुअली मिलेगा तो ना, ये एक्चुअली वहां होगा जहां ये एक्चुअली मिलेगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली वहां होगा जहां एक्चुअली मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअली कोई जरूरी नहीं कई जगह मिलता है। जैसे हम आगे हम देखेंगे ना, जब हम ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह की चर्चा करेंगे तो हम दिखाएंगे कि हम एक ऐसा भी डायग्राम बनाते हैं। ये एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, एक हमने यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, और इसको हाँ, एक यहाँ बना लिया, ठीक है। हम जब हम दिखाते हैं कि मान लो यहाँ एक्चुअल है यहाँ पर, और इससे ज्यादा जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यहाँ मिलेगा, तो ये होगा ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। हमने सोचा था ये आइडियल फिगर है, और लेकिन हो गया कम, तो ये क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट। जहां एडी और एस मिले वहां क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा।
जहां एडी की लाइन है और ये एएस की लाइन, जहां एडी और एएस मिलते हैं वो क्या है, वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन हमने ये एक्चुअल है, ठीक है, लेकिन एक हो क्या रहा है कि हमने यहां तो सोचा डिजायर्ड लेवल और ये जो इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो प्लान्ड एंड डिजायर्ड, ये जो है ना ये डिजायर्ड है, ये डिजायर्ड की लाइन है। मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है, वो डिजायर्ड है और ये प्लान्ड है, इतना प्लान किया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्लान से डिजायर्ड ज्यादा हो जाए, या प्लांट से, ये प्लांट है, प्लांट से डिजायर्ड कम हो जाए, दो स्थितियां बन सकती हैं और इसके कारण भी है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? मैं फिर बैक हो जाऊंगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने थोड़ा सा जो जंप लिया, ये समझ में आया? जो अभी मैं जो बोला अभी समझ में आया? बोलो। यस सर। रिया बेटा, रिया, दिव्यानी, आशु, श्रद्धा, सोनू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। चलो हम ये इसको अभी रोक देते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट, हम इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव डिमांड की बात कर रहे हैं। और इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट है जहां टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपुल एक्चुअली बाय इन द इकोनॉमी, ठीक है, वो हमारा क्या है, इफेक्टिव डिमांड है। या किन्स ने दो और वर्ड का यूज किया, एक्स पोस्ट और एक्स आंटे वर्ड यूज किया है, ANT। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअली और अल्टीमेटली हैपन, ठीक है, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली या अल्टीमेटली जो घटना घटित होती है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या है, बेसिकली एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो वास्तव में घटित हो रहा है। हेलो, सुन मेरी बात? तो जो वास्तव में घटित हो रहा है, अब सोचो, सिंपल सब वर्ड में सोचो कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, जहां एग्रीगेट डिमांड, ये लाइन एग्रीगेट सप्लाई की लाइन से मिलती है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, खत्म कहानी, अब छोड़ दो। यही हमारा एक्चुअली यही मिल रहा है, यही हो गया, खत्म, बात समझ लो। इतना समझ में आ गया ना? बोलो भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? चलो Yes, sir. थोड़ा सा मोटिवेट करते रहो भाई। हाँ, अब हम आते हैं अगली फिगर की तरफ। यहाँ पे हमने एक ये बनाया कि एग्रीगेट डिमांड। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो क्लास है, एक तो इन्वेस्टमेंट करने वाला क्लास है और एक है सेविंग करने वाला क्लास, ठीक है? ये तो मानते हो ना कि सेविंग, जैसे हम सेविंग करते हैं और ये सेविंग बैंक में जाती है और फिर बैंक से एंटरप्रेन्योर्स उधार लेते हैं, लोन लेते हैं और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यही तो होता है ना? बोलो भाई। तो हमारा जो सेविंग क्लास है उसको, उसकी सेविंग हाई कब होगी और लो कब होगी? सेविंग हाई कब होगी और लो कब होगी? तो अगर इंटरेस्ट, यहां मान लो इंटरेस्ट है, हाँ, इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो सेविंग, हमारे लिए सेविंग हाई होगी, ठीक है? इंटरेस्ट लो होगा, सेविंग लो होगी। रिफाइंड इंटरेस्ट में बोल रहा हूं। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हाई अगर इंटरेस्ट रेट होगा, हाँ, तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वो लो होगा। अगर लो इंटरेस्ट रेट होगा तो इन्वेस्टमेंट हाई होगा। करेक्ट है ना? बोलो। क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा ना। एक एंटरप्रेन्योर्स को अगर मान लो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने लोन लिया और अपनी एक शू की फैक्ट्री उसने लगाई और दूसरे इन्वेस्टर्स को
अगर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले और उसने सू की फैक्ट्री लगाई तो किसको फायदा है, 10% वाले को कि 4% वाले को? बोलिए बोलिए। चलो ठीक है, अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग एग्जॉस्ट हो रहे हो। चलो ठीक है, थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंस। 1 hour 15 minutes का आपने समय दिया। तो मैं फिलहाल इस टॉपिक को ही छोड़ता हूँ। मैंने कोशिश किया, सोचा था कि पूरा ले लूं, लेकिन द होल पार्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरे बच्चे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मेरे पॉइंट थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने की वजह से शायद ऐसा है। और बाकी आप लोगों का फीडबैक क्या है, बस मुझे बताओ बेटा कि समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा? यस बस सर इतना बताओ। आ रहा है। आ रहा था। विवेक सिंह, सुमाना बेटा, सोनू, जी सर आ रहा है। सोनू बेटा, शोभित, यस सर आ रहा है। ठीक है बेटा, बस फीडबैक देते रहा। रिया बेटा, क्योंकि अब तो मैं क्लास लूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इस वजह से मैं जस्ट आई वांट टू टेक योर फीडबैक कि अगर फिर कुछ स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा। रिया, आशु, आशु यस सर आ रहा है। आ रहा है? चलो ठीक है। चलो एक सोनू से पूछ लेता हूँ, इसका तो मैं वाइंड अप करता हूँ। सोनू बेटा, समझ में आ रहा था? यस सर आ रहा है। चलो ठीक है, तो अब हम इसको तो वाइंड अप करते हैं। आपका एग्जाम कब से मालूम है आप लोगों को? 5 से सर। 5 से ना बेटा, थोड़ा रिवाइज करते रहना बेटा। मैं बीच में जो भी क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ ना, उसके आंसर दे दो, मतलब दे दोगे तो मैं और क्वेश्चन में अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन पोस्ट किए उसके आंसर कुछ लोगों ने नहीं दिए हैं। आप लोगों में से अगर कोई बचा है तो आप लोग उसको पोस्ट कर दीजिए। आंसर जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा। और जो नहीं आया मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, और मैं उसके आंसर भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। हम बाद में बात करते हैं, फिर अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।